अब पढ़ाई नहीं रुकेगी कि हमारे लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आज हम कक्षा 8वीं का सामाजिक विज्ञान की एक बहुत ही बेहतरीन लर्निंग लेकर उपस्थित हैं। आज की हमारी सामाजिक विज्ञान के एक्सपर्ट माननीय संजीवनी सिंह रघुवंशी मैम हैं। कक्षा 8वीं के अध्याय दक्षिण अमेरिका के आर्थिक स्वरूप पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो हमारी यह बेहतरीन चर्चा शुरू हो उसके पहले मैं प्रमोद श्रीवास्तव आज की हमारी सामाजिक विज्ञान की विशेषज्ञ माननीय संजीवनी सिंह रघुवंशी मैम का स्वागत करता हूं। साथ ही विषय को जानने के आप सभी जिज्ञासु विद्यार्थियों और उनके शिक्षकों का भी भावभीना स्वागत है। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी कि अपने स्लोगन के साथ आइए आज की बेहतरीन लर्निंग हम प्रारंभ करें और उसके लिए सम्मान के साथ आमंत्रित हैं माननीय संजीवनी सिंह रघुवंशी मैम। धन्यवाद सर। प्यारे बच्चों, आज फिर हम आपके साथ एक नए पाठ को लेकर उपस्थित हैं। दक्षिण अमेरिका का आर्थिक स्वरूप, पाठ नंबर 16। बच्चों, इस पाठ में आज हम पढ़ने वाले हैं दक्षिण अमेरिका की मुख्य फसलें, दक्षिण अमेरिका का पशुपालन उद्योग का विकास कैसे हुआ, दक्षिण अमेरिका में वनों की उद्योग दशा कैसी है, दक्षिण अमेरिका का खनिज एवं ऊर्जा उत्पादन तथा उद्योगों का विकास कैसे हुआ और वहां के निवासियों का जीवन कैसा है। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हम ये समझें कि आर्थिक स्वरूप क्या होता है। आर्थिक स्वरूप जो वस्तुएं अपने मूल रूप अथवा परिवर्तित रूप में आर्थिक लाभ प्रदान करें, वह आर्थिक स्वरूप कहलाता है। इसी पाठ पर अपन चर्चा करने वाले हैं। बच्चों पाठ ध्यान से सुने और समझे। पिछले अध्याय में बच्चों हमने पढ़ा था दक्षिण अमेरिका का भौतिक स्वरूप, उसकी स्थिति, उसकी धरातली बनावट और जलवायु कैसी थी, ये हमने पिछले पाठ में पढ़ा था। अब बच्चों इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि यह महाद्वीप उपजाऊ और संपन्न कैसे है। तो बच्चों यह महाद्वीप जो है ये उपजाऊ भूमि, बड़े बड़े घास के मैदान, जल एवं वन संपदा जैसे प्राकृतिक संसाधनों से भरा पड़ा है। यानी यहाँ पर जो संपदा है, प्राकृतिक संपदा है, वो बहुत अधिक है। फिर बच्चों महाद्वीप में महत्वपूर्ण खनिजों के भी बहुत विशाल भंडार है। इस पाठ में हम इस महाद्वीप के उद्योगों का विकास कैसे हुआ, वहां के यातायात, व्यापार, जनजीवन के विकास की क्या स्थिति है, ये आज हम जानने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो पॉइंट था वो था दक्षिण अमेरिका की प्रमुख फसलें, मतलब कृषि वहां पर कैसे विकसित है ये जानेंगे। तो सबसे पहले अपन कृषि देखते हैं, मतलब खेती। बच्चों इतने बड़े महाद्वीप में कुल 10% जो भूमि है सिर्फ वही कृषि के योग्य है। इस महाद्वीप का ज्यादा जो भाग है वो अर्जेंटीना और उरुग्वे जैसे देशों में फैला है। ठीक है, चिली का जो मध्य भाग है बच्चों वो बहुत उपजाऊ है, साथ ही यहाँ घास के बड़े बड़े मैदानों में भी खेती की जाती है। पर यह मैदान उपजाऊ कम होते हैं क्योंकि घास है, घास में खेती करना संभव नहीं है, इसीलिए ये जो घास के जो मैदान है ये बहुत कम उपजाऊ होते हैं। उपजाऊ का मतलब क्या होता है, जिसमें अच्छी उपज या अच्छी फसलें उपजती हो उसे हम उपजाऊ भूमि कहते हैं। ठीक है, तो दक्षिण अमेरिका की जो प्रमुख बच्चों खाद्यान्न जो है, फसल जो है वो है गेहूं और मक्का। गेहूं की पैदावार शीतोष्ण जलवायु वाले क्षेत्रों में अधिक होती है। अब शीतोष्ण जलवायु मतलब इस क्षेत्र की विशेषता यह है कि यहाँ पर गर्मी और सर्दी के मौसम में
तापमान में अधिक अंतर नहीं होता। इसे हम शीतोष्ण जलवायु कहते हैं। ठीक है। तो अर्जेंटीना और चिली जो है वो प्रमुख उत्पादक देश है इसका गेहूं का। अर्जेंटीना और चिली जो है वो प्रमुख गेहूं का उत्पादन क्षेत्र है। ठीक है। मक्का का जो उत्पादक क्षेत्र है वो है उष्ण जलवायु, और जहां पर पर्याप्त वर्षा वाले भाग होते हैं वहां पर मक्का पैदा होती है। अब मक्का जो है वो ब्राजील, अर्जेंटीना में बहुत अधिक होता है। मतलब इसकी फसल जो है सबसे ज्यादा ब्राजील और अर्जेंटीना में होती है। इसलिए ये दोनों देश मक्का के प्रमुख उत्पादक देश भी कहलाए जाते हैं। मक्का दक्षिण अमेरिका की ही फसल है। बाद में यह संसार के अनेक देशों में पहुंची। मतलब जो मक्का है वो पहले दक्षिण अमेरिका की ही फसल थी, फिर धीरे धीरे इसकी जो किस्म है वो अन्य देशों तक पहुंची और वहां भी मक्का का उत्पादन होने लगा। मक्का उत्पादन में ब्राजील जो है संसार में तीसरा स्थान और चौथा स्थान अर्जेंटीना का है। महाद्वीप की प्रमुख जो नकदी फसलें हैं उसमें बच्चों कहवा, ये कहवा जो है एक प्रकार का पेय होता है। इसे खाने के बाद पिया जाता है। कश्मीर जो है ना, भारत में कश्मीर जो है वहां पर इसका प्रयोग ज्यादा किया जाता है। ये पेय है, चाय के समान होता है। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे देशों में भी इसका प्रयोग किया जाता है पीने के लिए, है ना। तो कहवा और कोको, गन्ना और केला जो है वो यहाँ की मुख्य फसल है। इसके अलावा नकदी फसलों में कपास, तंबाकू, रबड़, फल और आलू भी नकदी फसलों में पाए जाते हैं। मतलब नकदी फसलें वे हैं जिनको हम उत्पादन के बाद अधिक आय प्राप्त कर सके, वे नकदी फसलें कहलाती हैं। तो ब्राजील जो है बच्चों, उसको कहवा का घर कहा जाता है। ब्राजील को कहवा का घर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहां पर जो कहवा है, जो एक ये पेय पदार्थ है, इसका उत्पादन बहुत अधिक होता है। इसीलिए ब्राजील को कहवा का घर कहा जाता है। इसके बाद पढ़ेंगे अपन नकदी फसलें। जैसा अभी मैंने बताया कि खाद्यान्न के अलावा वे फसलें जिनके उत्पादन से अधिक नगद आय प्राप्त हो, वे नगदी फसलें कहलाती हैं। इन्हें हम व्यापारिक फसलें भी कहते हैं। इन फसलों में कपास, तंबाकू, रबड़, फल, कपास, गन्ना आदि आती हैं। फिर दक्षिण अमेरिका में कहवा और गन्ना के बड़े बड़े रोपण क्षेत्र हैं, है ना। इन रोपण क्षेत्रों में इनका उत्पादन भारी मात्रा में होता है। अब रोपण क्या होता है? रोपण कृषि बच्चों वो होती है कि अपन व्यापार के उद्देश्य से पेड़ पौधों का बड़े पैमाने पर रोपण कर कारखानों की तरह खास तरीके से अधिक मात्रा में उत्पादन करना रोपण कृषि कहलाती है। इस कृषि में पेड़ पौधे कुछ वर्ष की अवधि के बाद उत्पादन करते हैं। इसमें चाय, कॉफी और रबड़ जैसे फसलें आती हैं। कहवा उत्पादन में संसार में ब्राजील का पहला और कोलंबिया का दूसरा स्थान है। मतलब कहवा जो है वो संसार में ब्राजील जो है वो पहले स्थान पर है, यानी वहां पर कहवा की बहुत अधिक मात्रा में खेती की जाती है। इसीलिए ब्राजील का संसार में पहला स्थान है और कोलंबिया का दूसरा स्थान है। ठीक है। इसके अलावा इक्वेडोर, पेरू और सूरीनाम में भी कहवा बोया जाता है और उत्पादित किया जाता है। फिर कपास भी नकदी फसल है। कपास के जो प्रमुख उत्पादक देश हैं
वो है ब्राजील, अर्जेंटीना, पराग्वे और पेरू। ठीक। गन्ना, गन्ना ब्राजील में सबसे अधिक मात्रा में होता है। गन्ना जो है जिससे शक्कर बनाई जाती है वो ब्राजील में सबसे अधिक मात्रा में होता है, और बोलीविया, गायना, पेरू, सुरीनाम, अर्जेंटीना में भी गन्ना खूब मात्रा में बोया जाता है और इसकी फसल जो है प्राप्त की जाती है। इसलिए इक्वेडोर संसार का सबसे अधिक केला उत्पादन करने वाला भी देश है। केला जो होता है वो इक्वेडोर में भी सबसे अधिक होता है, इसलिए इक्वेडोर जो है संसार का सबसे अधिक केला उत्पादन क्षेत्र है। बच्चों, दक्षिण अमेरिका में जो खेती होती है वो बड़े बड़े फार्मों और बगीचों में की जाती है ना। खेती जो की जाती है उसके बहुत बड़े बड़े फार्म हाउस होते हैं और बहुत बड़े बड़े विशाल बागान होते हैं, उस पे खेती की जाती है। इन बागानों और फार्म हाउस के जो मालिक होते हैं वो बहुत धनी होते हैं और बहुत कम होते हैं, यानी गिने चुने ही लोग उन बड़े बड़े फार्म हाउस और बागानों के मालिक होते हैं। इन बागानों और खेती में काम करने वाले जो निर्धन मजदूर होते हैं उनकी संख्या यहाँ पर बहुत अधिक होती है। ये मजदूर फार्मों और बागीचों में काम करते हैं। कहाँ पर? बड़े बड़े फार्म हाउस जो बागान है उनमें जो काम करते हैं जो निर्धन मजदूर, इनकी संख्या बहुत अधिक होती है और यही निर्धन व्यक्ति इन फार्म हाउस और बागानों में भी काम करते हैं। फिर दक्षिण अमेरिका के प्रमुख कृषि उत्पादक जो देश हैं और जो फसलें हैं उनकी जानकारी निम्न अनुसार है। मतलब जो फसलें हैं वो कौन कौन सी हैं और वो किस उसमें राज्य में अधिक बोई जाती हैं, वो निम्न है। गेहूं है जो बच्चों, वो अर्जेंटीना, चिली और पराग्वे जो देश है उसमें सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन क्षेत्र है। फिर चावल, चावल बोलीविया, ब्राजील, इक्वेडोर, गायना, पेरू, सुरीनाम और उरुग्वे जो देश हैं इनमें चावल की खेती बहुतायत रूप से की जाती है। फिर मक्का, मक्का ब्राजील, बोलीविया, इक्वेडोर, पराग्वे और अर्जेंटीना में सबसे ज्यादा बोया जाता है। अभी हमने पढ़ा कि जो मक्का है वो सबसे पहले दक्षिण अमेरिका की फसल थी, फिर इस फसल को धीरे धीरे सभी देशों तक, कई देशों तक पहुंचाया गया, है ना। फिर आलू, आलू बोलीविया, इक्वेडोर, अर्जेंटीना, पराग्वे और पेरू जैसे देश में बोया जाता है और अधिक मात्रा में इसकी खेती करके इसको उत्पादन जो क्षमता है वो बहुत अधिक है। रसीले फल, ये जो फसल है ये अर्जेंटीना, चिली, इक्वेडोर और पराग्वे, सुरीनाम और उरुग्वे जैसे देशों में अधिक पाई जाती है। अब बच्चों देखो कई जो देश हैं इनके नाम बार बार नाम आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो मुख्य जो देश है इन्हीं जगह पर ये प्रमुख फसलें जो हैं, जो नकदी फसलें हैं वो बोई जाती हैं और अधिक मात्रा में प्राप्त भी की जाती हैं। फिर केला, केला जो है वो इक्वेडोर और बोलीविया और ब्राजील में सबसे अधिक पाया जाता है। फिर तंबाकू, तंबाकू जो है ब्राजील, पराग्वे और उरुग्वे जैसे जगह पर बहुत अधिक पाई जाती है या बोई जाती है। फिर कपास, कपास भी नकदी फसल है, तो कपास जो है ब्राजील, अर्जेंटीना और पराग्वे और पेरू जैसी देशों में बोई जाती है। फिर है कोको, ब्राजील, इक्वेडोर। फिर गन्ना, ब्राजील, इक्वेडोर, पराग्वे, पेरू, सूरीनाम में पाया जाता है। रबर जो है बच्चों वो ब्राजील में सबसे अधिक पाई जाती है और सोयाबीन जो है वो अर्जेंटीना और ब्राजील जैसे जगह में बोई जाती है और इसकी जो नकदी फसल है ये बहुत अधिक मात्रा में मुनाफा देती है, मतलब ये नकदी फसलें कहलाती हैं। फिर पशुपालन और भेड़ पालन उद्योग। अब पशुपालन और जो भेड़ पालन उद्योग है तो वो आपको पता ही है कि दक्षिण अमेरिका में
घास के बहुत बड़े-बड़े मैदान हैं, है ना? बहुत बड़े-बड़े घास के मैदान हैं, तो इन्हीं मैदानों में पशुपालन और भेड़ पालन का कार्य उद्योगों के रूप में किया जाता है, ठीक है? तो क्यों बड़े पैमाने पर किया जाता है? क्योंकि बहुत विशाल घास के मैदान हैं और पशुओं को चरने के लिए घास जो है वो उपयोगी उनका खाद्यान्न है। तो इसीलिए यहाँ पर बड़े पैमाने पर पशुपालन और भेड़ पालन का कार्य किया जाता है। महाद्वीप के उत्तर में ओरिनिको नदी की घाटी में लानोज के जो घास के मैदान हैं, वो पशु और भेड़ पालने के लिए बहुत उपयोगी हैं। इन मैदानों में गाय, बैल, भेड़, बकरी, सुअर और घोड़े आदि पाले जाते हैं। अब जब इतने बड़े-बड़े विशाल मैदान होंगे, तो वहाँ पर पशुपालन तो बड़े पैमाने पर ही होगा और जब इतने बड़े-बड़े घास के मैदानों में बहुत ढेर सारे पशु एक साथ पाले जाएंगे, तो उनसे प्राप्त जो भी सामग्री होगी, उसका निर्यात भी होगा, है ना? तो इन पशुओं से दूध, मांस, चमड़ा, ऊन भारी मात्रा में प्राप्त होता है ना? अब जब इन पशुओं से इतनी सारी चीजें प्राप्त हो रही हैं, तो इनको कहाँ दिया जाता है? अर्जेंटीना, उरुग्वे और बोलीविया, पराग्वे आदि देशों में इनका निर्यात किया जाता है, यानी बेचा जाता है। निर्यात यानी बेचा जाता है। फिर आते हैं अपन मत्स्य उद्योग। मत्स्य मतलब मछली। तो बच्चों, दक्षिण अमेरिका का भौगोलिक जो स्वरूप है, वो ऐसा है कि यह महाद्वीप चारों ओर समुद्र से घिरा हुआ है, यानी जो इसके तट हैं, किनारे हैं, वो चारों ओर समुद्र से घिरे हुए हैं, है ना? तो इसीलिए यहाँ पर मछलियों के विपुल भंडार है। विपुल माने बहुत अधिक, है ना? जब चारों ओर समुद्र है तो मछलियां तो होंगी, तो मछलियों का जो यहाँ पर दक्षिण अमेरिका में जो आर्थिक स्वरूप में जो मदद है, वो मछलियों के उद्योग से भी बहुत अधिक है। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो भौगोलिक स्वरूप है, वो समुद्र जो है चारों ओर घेरे हुए है, इसलिए यहाँ पर मछलियों की जो मात्रा है वो बहुत अधिक होती है और संसार में सबसे जो अधिक मछली का जो क्षेत्र है, वो पेरू नाम की जगह है ना? तो जो पेरू है, वो संसार के अग्रणी मछली उत्पादक व निर्यातक देशों में से है, ठीक है? संसार में जितनी भी मछली का उत्पादन होता है, उस उत्पादन का 5वां भाग दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से प्राप्त होता है। मतलब विश्व में जितनी भी मछली उत्पादन क्षेत्र है या उत्पादन है, वहां का दक्षिण अमेरिका का 5वां भाग इस महाद्वीप से प्राप्त होता है। इतनी मछलियों की अब खपत यहाँ नहीं होने से इन्हें विदेशों को भी निर्यात किया जाता है। समुद्र तटों के अलावा मछलियां जो है नदियों से भी पकड़ी जाती हैं और बेची जाती हैं, ठीक है? तो जो मत्स्य उद्योग है यहाँ का बहुत विकसित है और यहाँ पर मछलियों का जो पकड़ने का जो तरीका है, वो बहुत विकसित है, क्योंकि इतनी भारी मात्रा में जब मछली यहाँ होगी, तो उसको पकड़ने के लिए आधुनिक जो साधन होंगे, वो आधुनिक होना चाहिए, है ना? तो यहाँ का जो मछली व्यापार उद्योग जो है, वो बहुत विकसित है, क्योंकि यहाँ पर मछलियों का जो भंडार है, वो बहुत अधिक है और यहाँ से मछलियां इतनी मात्रा में खपत नहीं है, इसलिए दूसरे देशों को इनको निर्यात करना पड़ता है। फिर अपन वन एवं वनोद्योग के बारे में देखें कि कैसे दक्षिण अमेरिका की आर्थिक स्थिति में क्या सहयोग इन्होंने वन और वनोद्योग में लिया है। तो दक्षिण अमेरिका एक बहुत ही संपन्न महाद्वीप है और इसका एक बहुत बड़ा भाग वनों से ढका हुआ है ना? तो अमेजन नदी जो है, उसके बेसिन में उष्ण कटिबंधी कठोर लकड़ी के वन है, वर्षा वन है। मतलब
जो लकड़ियां हैं वो कठोर लकड़ी है और बहुत घने वन यहाँ पर हैं। कहाँ पर? दक्षिण अमेरिका में। अमेजन नदी जो है वहां के बेसिन में उष्णकटिबंधीय कठोर लकड़ी के वन हैं और इन इन वनों से बहुत अधिक भारी मात्रा में लकड़ी जो है, अनेक प्रकार की लकड़ियां प्राप्त की जाती हैं। तो बच्चों, अमेजन नदी जो है, अमेजन नदी नाम आया ना इसमें, अमेजन नदी बेसिन में, तो हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था कि अमेजन नदी संसार की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इसकी लंबाई बच्चों 6,400 किलोमीटर है, सॉरी 6,440 किलोमीटर है और यह नदी सबसे अधिक जल बहाकर ले जाने वाली नदी भी है। ये हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था। हमने आपको फिर एक बार याद दिलाया कि अमेजन नदी संसार की सबसे बड़ी नदी है। इसकी जो लंबाई है वो 6,400 किलोमीटर है और यह नदी संसार में सबसे अधिक जल बहाकर ले जाने वाली नदी भी है। अब अपन फिर वन पर आते हैं कि वन इतने घने हैं, जो वन है, यहाँ के जो वन और उद्योग हैं, तो वन इतने अधिक घने हैं कि एक ही स्थान पर अनेक प्रकार के लकड़ियों के पेड़ पाए जाते हैं, है ना। बहुत घने वन है तो एक ही स्थान पर कई प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं, है ना। तो जब इन पेड़ों को काटने की बारी आएगी तो उसमें समय लगेगा, क्योंकि एक किस्म के पेड़ को ढूंढना पड़ेगा, कहाँ है, कैसा है, किधर है ना। तो इन वनों को, एक ही प्रकार के किस्म के वनों को काटने के लिए बहुत समय लगता है और अधिक मेहनत भी लगती है। काटने के बाद ढुलाई में भी अधिक खर्च या व्यय होता है। क्योंकि खर्च और व्यय क्यों होगा? क्योंकि बहुत घने वन है और अलग अलग किस्म के पेड़ों को काटेंगे तो वो अलग अलग ढुलाई भी होगी, तो खर्च जो है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है ढुलाई के समय। ये वन इतने अधिक घने हैं और यहाँ की जो भूमि है वो बहुत दलदली है। एक तो वन जो है बहुत घने हैं और जो जलभूमि है वो इतनी दलदली है कि यहाँ आने जाने की साधनों का विकास भी नहीं हो पा रहा है ना। दलदली भूमि में कैसे जाएंगे? तो इस प्रकार इन वनों का विकास भी नहीं हो पा रहा है और वहां पर जाने आने की जब सुविधा नहीं होगी तो कैसे विकास होगा, है ना। तो वहां पर, और इन जो वनों की जो लकड़ियां हैं या जो इनका उपयोग है वो भी सही प्रकार से नहीं हो पा रहा है। जूता पॉलिश, फर्नीचर पॉलिश, मोमबत्ती बनाने में जिस मोम का उपयोग होता है वह ब्राजील में पैदा होने वाले कार्नोवा प्रजाति के ताड़ के वृक्ष हैं। मतलब जो ताड़ का वहां पर वृक्ष है उससे जो मोम प्राप्त होती है उससे जूता पॉलिश और फर्नीचर पॉलिश के जो मोम बनाई जाती है। फिर बच्चों, सिंकोना जो वृक्ष है वहां की छाल से, उस वृक्ष की छाल से कुनैन नामक दवा बनाई जाती है। इससे सिंकोना एक वृक्ष है, उसकी छाल से कुनैन नामक दवा बनती है। अब चिकिल भी एक, वहां पर एक चिकिल प्रजाति का एक वृक्ष है जिससे च्युइंगम बनाया जाता है। फिर अमेजन नदी की घाटी जो है वो रबड़ वृक्ष का मूल स्थान है। मतलब जो अमेजन नदी है, जो संसार की सबसे बड़ी नदी है, उसकी जो घाटी है, उसका जो किनारा है, तट है, वो रबड़ वृक्ष का मूल स्थान है। वहां पर उस किनारे पर, उस घाटी में रबड़ के वृक्ष बहुतायत रूप से पाए जाते हैं। पर यहाँ जंगली रबड़ भी भारी मात्रा में है। मतलब अच्छी रबड़ तो है पर जंगली रबड़ भी वहां पर भारी मात्रा में, उसके भी वृक्ष हैं जो कि अन्य वृक्षों के बीच बीच में पाए जाते हैं, है ना। घने जंगलों में ये वृक्ष जो है अन्य वृक्षों के बीच बीच में पाए जाते हैं। इससे रबड़ इकट्ठा करने में अधिक खर्च होता है, क्योंकि जो असली रबड़ है उसके वृक्ष तो हैं बीच बीच में, नकली जो रबड़ है
वो भी है। तो उसको जब हम असली रबड़ को इकट्ठा करते हैं तो उसमें हमको बहुत समय लगता है और खर्च भी होता है। तो यहाँ की जो रबड़ है वो महंगी पड़ती है। तो संसार के अन्य भागों में और जो बागानों में रबड़ उगाई जाती है वो सस्ती होती है। इस कारण ब्राजील की रबड़ की मांग घटती जा रही है ना? तो जो रबड़ है उसका जो मुख्य जो उत्पादक क्षेत्र है वो है अमेज़न नदी की घाटी। और वहां पर इसकी पेड़ों की मात्रा अधिक है। पर बीच में दूसरे भी कुछ पौधे हैं जो अधिक मात्रा में है। तो वहां पर थोड़ा सा उस रबड़ को प्राप्त करने में थोड़ा सा हमें उन लोगों को मेहनत करनी पड़ती है और खर्च भी अधिक होता है। फिर बच्चों, मध्य चिली में भूमध्य सागरीय सदाबहार वनों में ओक, अखरोट, चेस्टनट, अंजीर के हल्की लकड़ी के वन हैं, जिसकी लकड़ी फर्नीचर में काम आती है। फर्नीचर मतलब टेबल, कुर्सी, पलंग, सोफा, है ना? तो ये फर्नीचर में लकड़ी काम आती है जो हल्की होती है। फिर दक्षिण चिली के शीतोष्ण मिश्रित वनों की चीड़ और बीज की लकड़ियां भी उपयोगी होती हैं। फिर दक्षिण अमेरिका के वनों में विशेष वृक्ष पाए जाते हैं जो है पहला है कार्नोवा जाति में के जो ताड़ के वृक्ष हैं उससे मोम प्राप्त होता है, जिससे भी हमने पढ़ा कि जूता पॉलिश और फर्नीचर पॉलिश के काम में आता है वो मोम। फिर दूसरा जो वृक्ष है सिंकोना के वृक्ष से कुनैन बनाई जाती है ना? फिर जो तीसरा था चिकिल नामक वृक्ष से च्युइंगम बनाया जाता है। ये तीन जो वृक्ष हैं ये विशेष हैं। कौन कौन से? कार्नोवा, चिकिल और सिंकोना। तो जो कार्नोवा जो वृक्ष से जो मोम प्राप्त होती है उससे पॉलिश बनाई जाती है। और जो दूसरा वृक्ष है सिंकोना, इससे कुनैन नामक दवा बनाई जाती है। और जो तीसरा वृक्ष है चिकिल, उससे च्युइंगम बनाया जाता है। अब खनिज, ऊर्जा संसाधन एवं उद्योग। दक्षिण अमेरिका के बच्चों अधिकांश देश जो हैं कृषि, खनिज संपदा और छोटे उद्योगों पर आधार अपने चहुमुखी विकास का प्रयत्न कर रहे हैं। बड़े शहरों में खुल रहे नए नए बड़े कारखानों में काम करने हेतु अब गांवों के लोग भी पहुंच रहे हैं। मतलब गांव के लोगों को भी शहर में आना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पर बहुत अधिक काम है, जिससे शहरी संख्या में भी वृद्धि हो रही है। दक्षिण अमेरिका में विविध प्रकार के खनिजों के विशाल भंडार भी हैं। कच्चे लोहे के भारी भंडार ब्राजील में है तथा चिली, पेरू और वेनेजुएला और में लोहा जो है उसका उत्पादन बहुत अधिक होता है। चिली जो है संसार का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक एवं निर्यातक देश है ना? मतलब यहाँ पर उत्पादन भी होता है और ये निर्यात भी करता है बड़े पैमाने पर, इसको तांबे को, है ना? फिर अर्जेंटीना, ब्राजील, इक्वेडोर, पेरू और वेनेजुएला में भी तांबा मिलता है। ठीक? ब्राजील जो है बच्चों संसार का चौथा बड़ा बॉक्साइट उत्पादक देश है। दक्षिण अमेरिका के महत्वपूर्ण खनिजों के उत्पादन की जो सूची है वो निम्नांकित है, जो आपकी पुस्तक में भी होगी। कोयला, सबसे पहले कोयला अर्जेंटीना, ब्राजील, कोलंबिया। सोना अर्जेंटीना, चिली, ब्राजील, कोलंबिया, इक्वेडोर। चांदी पेरू, अर्जेंटीना, चिली, इक्वेडोर। बॉक्साइट जो है ब्राजील, अर्जेंटीना, सुरीनाम, गायना। और हीरा, गायना, वेनेजुएला। पेट्रोलियम अर्जेंटीना, वेनेजुएला, चिली, ब्राजील, इक्वेडोर और पेरू। टिन, टिन भी एक खनिज है जो बोलीविया और वेनेजुएला में अधिक मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद आता है मैंगनीज। ब्राजील, वेनेजुएला। जो ब्राजील संसार का
चौथा बड़ा उत्पादक देश है मैग्नीज। ठीक है। फिर दक्षिण अमेरिका में उपरोक्त खनिजों के अलावा, मतलब जो अपन ने ऊपर पढ़ा, कोयला, सोना, चांदी, बॉक्साइट, हीरा, पेट्रोलियम, टिन और मैग्नीज, इनके अलावा भी सीसा, जस्ता, पन्ना, गंधक और यूरेनियम, प्लेटिनियम आदि का भी उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में होता है। ठीक है। फिर दक्षिण अमेरिका में ऊर्जा संसाधनों में खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत, विद्युत मतलब बिजली हेतु जल के भी भंडार है। अब अभी हमने अभी दो पीछे पढ़ा कि भौगोलिक स्थिति कैसी है इसकी, चारों ओर समुद्र से घिरी हुई है, इसीलिए यहाँ पर जल विद्युत जो है, बिजली जो है, उसके लिए जल के भी भंडार बहुत अधिक है। यद्यपि महाद्वीप में खनिजों का उत्पादन बहुत है, परंतु उत्पादन की तुलना में खनिजों पर आधारित जो उद्योग हैं वो बहुत कम है। महाद्वीप में आवागमन के साधनों का अभाव, पूंजी की कमी और तकनीकी ज्ञान का अभाव इसके कारण है। यहाँ के अनेक खनिजों का निर्यात जो है वो किया जाता है, यहाँ से अनेक खनिजों का निर्यात भी किया जाता है। उद्योग, ब्राजील में बड़े उद्योगों का विकास हुआ है। इनमें मोटर निर्माण, पोत निर्माण, ट्रैक्टर, कृषि यंत्र, सीमेंट, वस्त्र आदि जो है, चीनी, कागज, धातु और रसायन आदि जो है वो प्रमुख उद्योग हैं। कौन कौन से? मोटर निर्माण, पोत निर्माण, ट्रैक्टर, कृषि यंत्र, वस्त्र, चीनी, कागज और जो रसायन है, यहाँ के प्रमुख उद्योग हैं। साओ पोलो, सेंटोस, रिडियो जेनरो जो है यहाँ के प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं। फिर बच्चों, यातायात एवं व्यापार। अब जब यातायात सघन होगा, सुलभ होगा, तो व्यापार भी होगा, है ना। तो यातायात के साधनों की दृष्टि से दक्षिण अमेरिका एक पिछड़ा हुआ महाद्वीप है। तो बच्चा बता सकता है क्यों? यातायात के साधनों की दृष्टि से दक्षिण अमेरिका एक पिछड़ा हुआ महाद्वीप है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दलदली भूमि और बहुत घने वन है ना। महाद्वीप के बहुत बड़े भाग में उष्ण कटिबंधीय घने वन और एंडीज पर्वतमाला का विस्तार होने के कारण यहाँ रेल व सड़क मार्गों का विकास बहुत कम हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ के बहुत घने वन है और जो पर्वतमाला है वो बहुत ही लंबी है, इसका विस्तार बहुत है, इसलिए यहाँ पर रेल और सड़क मार्गों का विकास जो है वो बहुत कम है। इसीलिए यहाँ का जो उद्योग है वो पिछड़ा हुआ है। ठीक है। फिर पठारी भागों और घास के मैदानों में भी यही स्थिति है। यातायात के स्थलीय साधनों के अभाव में बड़े उद्योगों का विकास जो है वो कम हुआ है। ब्राजील जैसे बड़े और विकासशील देश में केवल दक्षिणी पूर्वी भाग में ही सड़कों और रेलों का विकास हुआ है और इसी से वहां बड़े उद्योगों का भी जो है विकास हुआ है। अर्जेंटीना में रेल मार्ग की सबसे अधिक लंबाई है। ब्यूनस आयरस यानी अर्जेंटीना से वालपेराइजो जैसी जो जाने वाला जो ट्रांस इंडियन रेल मार्ग है वो संसार के बहुत ऊंचाई से गुजरने वाले रेल मार्गों में से एक है। महाद्वीप के अन्य देशों में भी बच्चों यातायात का विकास जो है वो बहुत कम हुआ है। क्यों कम हुआ है? क्योंकि यहाँ पर सघन वन है, दलदली भूमि है, पर्वतमाला है ना। तो यहाँ पर यातायात के साधनों का जो विकास है वो बहुत ही कम है। यातायात के साधनों के अभाव में बच्चों यहाँ जो व्यापार का विकास है वो भी कम है ना।
जब साधन ही नहीं होगा तो लोग कैसे पहुँचेंगे? या जो सामान है, जो रॉ मटेरियल है या जो बना हुआ जो सामान है, वो लाने ले जाने की भी सुविधा होनी चाहिए ना। तो जब साधन ही नहीं है, तो उत्पादन जो है वो है, पर व्यापार जो है वो बहुत कम हुआ है यहाँ पर, है ना? फिर महाद्वीप की समुद्री तट रेखा बहुत लंबी होने के कारण यहाँ का जो जल मार्ग है वो बहुत महत्वपूर्ण जल मार्ग जो है वो बहुत महत्वपूर्ण साधन है। जैसे महाद्वीप की समुद्री तट रेखा लंबी है, बहुत लंबी है। क्यों? क्योंकि चारों ओर ये जो महाद्वीप है समुद्र तट से घिरा हुआ है ना? तो तट रेखा बहुत लंबी होने के कारण जल मार्ग जो है, जल मार्ग व्यापार का एक महत्वपूर्ण साधन है ना? क्योंकि भूमि मार्ग से तो मुश्किल हो रही, क्योंकि वहां सघन वन, दलदली भूमि, पर्वतीय माला है ना? तो समुद्री मार्ग जो है वो एक महत्वपूर्ण साधन है व्यापार का। महाद्वीप के बोलीविया और पराग्वे को छोड़कर प्राय सभी देशों में उपयोगी बंदरगाह हैं। कहाँ पर? बोलीविया और पराग्वे को छोड़कर प्राय सभी देशों में उपयोगी बंदरगाह हैं। बंदरगाह बच्चों एक ऐसी जगह है जहाँ पर पानी के बहुत बड़े-बड़े विशाल जहाज रुके, उस जगह को हम बंदरगाह कहते हैं। मतलब वहां पर बड़े जहाज आकर रुके पानी वाले, और वहीं से उन्हें रवाना किया जाए, उस जगह को हम बंदरगाह कहते हैं। तो बोलीविया और पराग्वे को छोड़कर सभी देशों में उपयोगी बंदरगाह भी हैं। कुछ महत्वपूर्ण व्यापारिक बंदरगाहों में सेंटोस, ब्यूनस आयरेस, मांटेवीडियो, एंटाफेगस्टा, वालपेराइजो, जॉर्जटाउन आदि हैं। मतलब जो मुख्य बंदरगाह हैं व्यापारिक दृष्टि से, वो रेडियो जेनरो, सेंटोस, ब्यूनस आयरस, मांटेवीडियो, एंटाफेगस्टा, वालपेराइजो और जॉर्ज टाउन आदि हैं मुख्य बंदरगाह। बंदरगाहों के अलावा बच्चों ब्रासिलिया ब्राजील की राजधानी, सेंटियागो चिली की राजधानी, लीमा पेरू की राजधानी, पीटो इक्वेडोर की राजधानी, काराकास वेनेजुएला की राजधानी आदि जो नगर हैं वो महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र हैं, है ना? जितनी भी राजधानियां हैं वो नगर जो हैं वो महत्वपूर्ण वैज्ञानिक व्यापारिक केंद्र हैं। यहाँ से भी आयात और निर्यात किया जाता है, यानी मंगाया और बेचा जाता है। फिर प्रमुख निर्यातक वस्तुएं। निर्यातक मतलब वे वस्तुएं जो किसी एक देश से दूसरे देश को भेजा जाए या भेजना हो, उसे हम निर्यात कहते हैं। तो जो प्रमुख वहां की जो दक्षिण अमेरिका की प्रमुख जो निर्यातक वस्तुएं हैं वो है कहवा, कपास, कच्चा लोहा, लकड़ी, चीनी, तंबाकू, पेट्रोलियम, ऊन, मांस, चमड़ा, बॉक्साइट, सोना, चांदी, केला, कोको आदि। कौन कौन सी मुख्य निर्यातक वस्तुएं हैं? कहवा, कपास, कच्चा लोहा, लकड़ी, चीनी, तंबाकू, पेट्रोलियम, ऊन, मांस, चमड़ा, बॉक्साइट, सोना, चांदी, केला और कोको आदि। ये मुख्य निर्यातक वस्तुएं हैं, यानी एक्सपोर्ट की जाती हैं किसी यहाँ से किसी दूसरे देश को बेची जाती है या भेजी जाती है। फिर प्रमुख आयातक वस्तुएं। आयात मतलब खरीदना, मंगाना, है ना? तो वे वस्तुएं जो बाहर के किसी देश से अपने देश में लाई जाए या मंगवाई जाए, उसे हम आयात वस्तु कहते हैं। इसमें है बच्चों मशीनें, उपकरण, रसायन, कोयला,
वस्त्र, दवाइयाँ, वाहन और खाद्यान्न आदि, है ना? कौन-कौन सी है? मशीनें, उपकरण, रसायन, कोयला, वस्त्र, दवाइयाँ, वाहन और खाद्यान्न जो है चीजें जो हैं वो आयात की जाती हैं। फिर वहाँ का जनजीवन अगर अपन देखें तो महाद्वीप की जो जनसंख्या है वो लगभग 37 करोड़ 18 लाख से अधिक है। ठीक है ना? महाद्वीप की कुल जनसंख्या की लगभग आधी यानी अर्थात 18 करोड़ 61 लाख जो जनसंख्या है वो केवल ब्राजील में निवास करती है। महाद्वीप की जनसंख्या का औसत घनत्व 21 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। घनी आबादी वाले जो क्षेत्र हैं वो समुद्र तटीय भागों में अधिक हैं, है ना? जो समुद्र का जो तट वाला भाग है, जो किनारा वाला भाग है, वहां पर घनी आबादी वाले क्षेत्र हैं। सबसे घनी जो जनसंख्या है वो 47 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर इक्वेडोर में है। इक्वेडोर जो देश है वहां पर सबसे घनी जनसंख्या वाली जो आबादी है वो इक्वेडोर में है। कितनी है? प्रति व्यक्ति 47 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। महाद्वीप में धनी लोगों की संख्या कम और गरीब जो मजदूर हैं उनकी संख्या अधिक है ना? मतलब इस महाद्वीप में जो धनी लोग हैं वो कम है और जो गरीब जो मजदूर लोग हैं वो अधिक है। अधिकतर लोग ग्रामों में निवास करते हैं, मतलब जो अधिक जनसंख्या है वो गांवों में बसती है। महाद्वीप में अमेरिकन, इंडियन, श्वेत और यूरोपियन प्रजातियों के लोग रहते हैं। इन प्रजातियों के मिश्रण से बनी प्रजातियों की संख्या भी अधिक है। इनमें इंडियन और यूरोपियन के मिश्रण से बनी मेस्टिजो प्रजाति के लोगों की संख्या बच्चों सबसे अधिक है। दक्षिण अमेरिका में रहने वाले लोग जो हैं वो अनेक भाषाएं बोलते हैं। इनमें पुर्तगाली, जर्मन, स्पेनिश, इटालियन और अंग्रेजी बोलने वालों की जो संख्या है वो सबसे अधिक है। सूरीनाम में भारतीय लोग अधिक रहते हैं जो हिंदी बोलते हैं। महाद्वीप के अधिकांश जो लोग हैं वो ईसाई धर्म को मानने वाले हैं, जिनमें रोमन कैथोलिक अधिक होते हैं। ठीक है। फिर यहाँ पर दक्षिण अमेरिका के कुछ महत्वपूर्ण देश और उनकी राजधानियां हैं आपकी पुस्तक में। जैसे अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयरस, ब्राजील ब्रासिलिया, इक्वेडोर क्विटो, पेरू लीमा, पराग्वे अनसुयन, बोलिविया लापास, चिली सैंटियागो, कोलंबिया बोटागो और वेनेजुएला काराकास और उरुग्वे जो है मॉन्टेवीडियो जो है इसकी राजधानी है। तो बच्चों पाठ आज अपना ही समाप्त होता है। इस पाठ में आज हमने देखा कि किस प्रकार दक्षिण अमेरिका की आर्थिक जो स्वरूप है वो किस तरीके से वहाँ की कृषि और खनिज संपदा और वहाँ के लोगों के जीवन पर आधारित है और कैसे वहाँ पर इन खनिज संपदा के माध्यम से वहाँ का जो आर्थिक जो स्वरूप है वो कितना संपन्न है। ठीक है। इसमें कुछ प्रश्न भी हैं। इन प्रश्नों में निम्नलिखित सही विकल्प हैं, खाली स्थान है और अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। पहला जो सही विकल्प है इसमें कुनैन नामक दवा बनाई जाती है सिनकोना वृक्ष से। दूसरा जो सही विकल्प है वो वालपेराइजो बंदरगाह चिली में है। इसी प्रकार कुछ खाली स्थान है। पहला है दक्षिण अमेरिका में चिली देश तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है। दूसरा खाली स्थान है दक्षिण अमेरिका में इक्वेडोर देश सबसे अधिक केला उत्पादक देश है। तीसरा है संसार में सर्वाधिक गन्ना जो है ब्राजील देश में पाया जाता है। इस प्रकार बच्चों आज पाठ यहीं पर समाप्त होता है। अगली क्लास में हम फिर एक नए पाठ के साथ आपके साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद और मेरा नमस्कार।